नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं एआईबी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि एआईबी एग्जाम यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम आप पहले प्रयास में ही कैसे क्लियर करें। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि यदि कोई लॉ ग्रेजुएट हो जाता है, कोई भी व्यक्ति है जिसने एलएलबी की है या बीएलएलबी की है, लॉ ग्रेजुएट का मतलब यही होता है, तो ऐसी दशा में उसे स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना होता है और उसके बाद में उसे एक एग्ज़ाम देनी होती है, एआईबीई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। उसके बाद ही एज एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने का उसे पूर्ण रूप से परमानेंटली अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्टेट बार काउंसिल में जब किसी का एनरोलमेंट हो जाता है एडवोकेट के रूप में, तो उसे अस्थायी रूप पे एज ए एडवोकेट के रूप में काम करने का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ अवधि होती है। जैसे ही एआईबी की एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है उसके बाद सीओपी उपलब्ध करा दिया जाता है। सीओपी नंबर आते हैं, उनके आधार पर आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में, भारत की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है आपको, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका ये कानूनन अधिकार है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि एआईबी की जो एग्ज़ाम है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर करें। देखिए, 3 प्रकार के एडवोकेट्स इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। पहले जो कि जुडिशरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, दूसरे जो कि एज ए एडवोकेट के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तीसरे जो ना तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और ना ही किसी कोर्ट में एज ए एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एलएलबी की है, लोग ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन किसी भी कोर्ट में बतौर एज एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो जो पहली कैटेगरी थी जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एआईबी की एग्ज़ाम क्लियर करना आम बात है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता है, उन्हें प्रत्येक प्रकार के लॉ के बारे में जानकारी है, बेसिक रूप से वो कानून जानते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं एज ए एडवोकेट के रूप में कोई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एआईबी एग्ज़ाम का क्या मायना है। देखिए, उन्हें भी बेसिक रूप से ये पता होता है कि बैरेक्ट क्या होते हैं, बुक्स क्या होती है, सेक्शंस कैसे रीड किए जाते हैं। जैसे सेम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होती है, वैसे ही कुछ ब्रीफ में। हालांकि जुडिशरी जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं चीज़ों में, लेकिन एज ए एडवोकेट के रूप में भी अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ऐसी दशा में थोड़ी बहुत कानून की जानकारी उसे भी होती है। और यदि वो स्टडी कर रहे हैं कानून की तो ऐसी दशा में जुडिशरी स्टूडेंट के बराबर ही उनका नॉलेज होता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि कोई बंदा ना तो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और ना ही एज ए एडवोकेट के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। उसके लिए एआईबी एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। एडवोकेट के रूप में अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये आसान कैसे बनाएं। एआईबी जो एग्जाम है उसे आप अपने आप में आसान कैसे बनाएं, आपके मन में जो डर बैठा हुआ है उसे आप कैसे निकालें। एक नोटिफिकेशन अभी इश्यू भी हुआ था थोड़े दिन पहले कि एआईबी की एग्जाम में आप बुक्स नहीं ले जा सकते, तो उसका क्या मायना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एआईबी की जो एग्जाम्स है उसमें आप बुक्स तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। अब कई ऐसे लॉयर भी हैं जो लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि बैरेक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है भारतीय दंड संहिता का बैरेक्ट है। अब बैरेक्ट में क्या होता है कि ब्रीफ में सेक्शन को बताया जाता है कि जैसे 1 नंबर सेक्शन है उसके बारे में बता दिया। अब ये जो आईपीसी, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, शॉर्ट में आईपीसी कहा जाता है, इसका सेक्शन नंबर 1 की अपन बात करें तो अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा एआईबी के एग्जाम में। अगर ऐसा प्रश्न आता है सेक्शन नंबर 1 से उठ के कि आईपीसी कहाँ पर लागू होती है, आईपीसी का एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो सेक्शन 1 अपने को देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी कानून की हमें जानकारी है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ एग्ज़ाम में ले जाना अलाउ है, तो ऐसी दशा में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। तुरंत हम बुक्स वगैरह जो डायरेक्ट है उसे खोलेंगे और देख लेंगे, क्योंकि खोलने की अनुमति है, देखने की अनुमति है, सारी डायरेक्ट आप वहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक कानून की जानकारी होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन की बात की जाती है किसी भी एक्ट में, लगभग आप एक्ट उठा के देखेंगे सेक्शन नंबर 1 ही बताता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होती है। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है किसी चीज़ की तो लगभग किसी भी आप एक्ट को उठा ले 99% सेक्शन नंबर 2 में मिलेगी। ये सेक्शन नंबर 2 खोलेंगे, बुक डायरेक्ट अपन साथ लेके जाएंगे तो अपने को वैसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी।
सेक्शन नंबर 2 खोल के सारी चीज़ देख लेंगे कि हाँ ये है, लेकिन अपने को ब्रीफ में चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बिल्कुल भी आपको कानून का नॉलेज नहीं है और आप एग्ज़ाम देने चले गए, आपने फॉर्म भर दिया, अब पास कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले आप डायरेक्ट साथ लेके जाए। कहीं आप ये सोच के जाए एग्ज़ाम देने कि मैं अपने पड़ोसी से डायरेक्ट ले लूँगा, तो ऐसा वहाँ नहीं होगा। कई बार जो पर्यवेक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो आपको लेने भी देते हैं ऐसा, और नहीं भी, वो मना भी कर सकते हैं कि भाई चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट किसी से नहीं ले सकते, अपना बैग लेके आते। तो ऐसी दशा में प्रॉब्लम होने वाली है। अब बात कर रहे हैं अपन कि एआईबी की एग्ज़ाम आप देने बैठ के आपको कानून की थोड़ी बहुत जानकारी है या बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें? तो देखिए, 2 दिन पहले अगर आपके पास बैरेक्ट अवेलेबल है तो कैसे तरह बैरेक्ट देके, अब इन जो बैरेक्ट है इनके नाम आप पता कर लें। अब साधारणतः अगर कोई पनिशमेंट की बात की जा रही है कि भाई धारा 314, 302 इसमें कितना पनिशमेंट है, तो आप आईपीसी की बुक्स रखें। धारा 307 में कितना पनिशमेंट है, धारा 307 में क्या डेफिनेशन है, किस चीज़ के बारे में परिभाषित करती है, तो आईपीसी लेके जाए आप। बाकायदा उसमें लिखा होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 क्या कहती है, किस संबंध में है, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, तो आप आईपीसी देख लेंगे डायरेक्टली 307। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में लगाई जा सकती है, तो ऐसी दशा में आपको सीआरपीसी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आईपीसी प्रोसीजर लॉ नहीं है। आईपीसी केवल पनिशमेंट देती है, जो कि दंड वगैरह हैं उनको डिफाइन करती है और उनके पनिशमेंट की बात कर रही है। अब इसकी प्रोसीजर अगर बात की जाती है क्रिमिनल के अंदर, तो ऐसी दशा में सीआरपीसी को फॉलो करना पड़ेगा और सीआरपीसी में देखनी होगी ये चीज़ें। तो सीआरपीसी के सेक्शन रीड करना होगा, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसी तरह अपन सीपीसी की बात करते हैं। देखिए, सिविल मामलों के संबंध में सीपीसी लागू होती है। अब सीपीसी में 2 चीज़ें आती है कि सीपीसी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जो सेक्शन की बात कर रहा है, और दूसरा पार्ट है ऑर्डर्स की बात कर रहा है, आदेश की बात कर रहा है। तो जो नए बंदे हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि सीपीसी में ऑर्डर कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन कहाँ दे रखे हैं। तो आप उसका जैसे ही सीपीसी को खोलेंगे, जो डायरेक्ट है उसको खोलेंगे, तो आपको सेक्शन दिखाई देंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। अब उसके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं 158 जो कि सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको ऑर्डर मिलेंगे, ऑर्डर 1। उसमें कुछ नियम दे रखे हैं। आपको कई बार ये भी पूछा जाता है ऑर्डर 1 के रूल 3 में क्या दे रखा है, आदेश 1 के नियम 3 में क्या दे रखा है, हिंदी में अगर समझे तो ऐसी दशा में आपको जो सेक्शन के बाद में जो ऑर्डर शुरू हुए हैं उन्हें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप एक बार डायरेक्ट वगैरह है इनको पढ़ना सीख ले। एग्जाम पास करना बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको रीड करना आता है सेक्शन वगैरह को, कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ कैसी चीज़ दे रखी है, तो ऐसी दशा में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। तो सीपीसी में भी आपने देख लिया कि पहले सेक्शन है, उसके बाद में ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर में जैसे ही अपन नीचे चलते हैं तो क्रम से सारी चीज़ें दे रखी है। उन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे 110 कई बार कोर्ट में सुनने को मिलता है कि 110 की एप्लीकेशन लगी है, तो ऑर्डर 1 रूल 10 अपने को देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये आता है आईबी में कि आदेश 1 नियम 10 किससे संबंधित है, तो ऐसी दशा में तुरंत अपन खोल के देख लेंगे, जो भी डायरेक्ट है हम उसको खोल के देख लेंगे। तो ये चीज़ें आपको रीड करना आनी चाहिए। आपको ये मायने नहीं रखता कि उस समय आप जब एग्जाम में बैठ रहे हैं एआईबी में आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मायने ये रखता है कि आप डायरेक्ट रीड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप डायरेक्ट को पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते, मायने ये रखता है। क्योंकि आपके सामने सारे डायरेक्ट पढ़े हैं, आपको उसमें ढूंढना है कुछ भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको ढूंढना है और उसके बाद में उसका सटीक उत्तर देना है। 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। माइनस मार्किंग जिसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं वो इसमें है नहीं। जितने भी क्वेश्चन है 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल मतलब प्रयास यही रहना चाहिए आपका कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसमें भर के आने हैं, मार्क करके आने हैं उस। क्योंकि माइनस मार्किंग जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ऐसी दशा में आपको पूरे क्वेश्चन करने चाहिए। कई बार ये होता है कि आप जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपने मन में सोच के लगा दिया हाँ ये होना चाहिए और वो सही हो गया, तो ये फायदा भी आपको मिले। तो एआईबी एग्जाम पहले प्रयास में क्लियर करने का यही तरीका है। पहले तो आप ये जान लें कि 40 नंबर का ही आपको मतलब 40 नंबर ही प्राप्त करने हैं। 100 में से 100 क्वेश्चन होंगे, उनको सबको करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि 40 सही हो जाए अपने, बस 40 सही हो गए, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कई बार ये सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है, कई बताते हैं कि 40 नंबर का पेपर है, मैंने 50 क्वेश्चन किए,
तो अगर आप उसके 10-15 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो वो पास नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट आपको पढ़ना आने चाहिए, तो ऐसी दशा में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 चीज़ें मैंने बताई। इसके अंदर एक सीपीसी और ऐड कर ले आप, 5। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना जानते हैं तो आपको एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप इनके नंबर की टोटलिंग करें तो लगभग 40 नंबर से ज़्यादा के ये क्वेश्चंस इनसे पुटअप किए जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी हल्का बहुत भी आप इन डायरेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, हल्का बहुत, तो ऐसी दशा में आप एग्ज़ाम एआईबी की जो एग्ज़ाम्स हैं वो पहले ही प्रयास में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो 40% से अबाउ जो इनके नंबर्स हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं, वही आपको बेड़ा पार कर सकते हैं इस एग्ज़ाम से। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार ये होता है कि इन्हीं सब्जेक्ट के इन्हीं जो बैरेक्ट है, ये बैरेक्ट ही आप वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लेके जाए। मैंने भी जब एआईबी का एग्ज़ाम दिया है, मेरे पड़ोसियों को भी मैंने देखा है, महज एक आध बैरेक्ट उन्होंने अपनी बेंच पर रखे हुए थे, और उसके बाद जब मैंने रिजल्ट भी उनका चेक किया तो वो क्लियर, बिल्कुल मैं बताना नहीं चाहूँगा लेकिन सही नहीं आया, उनके फेवर में नहीं आया। तो उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि मेन चीज़ होती है बैरेक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, बैरेक्ट आपके सामने है, आप देख के रीड करके देख सकते हैं, बुक्स में कहीं भी खोल के बैरेक्ट को खोल के देख सकते हैं। लेकिन तकलीफ कब होगी, जब उस सब्जेक्ट का बैरेक्ट ही आपके सामने नहीं होगा। तो बैरेक्ट अवश्य लेके जाए, लेकिन पर्टिकुलर मैंने जो 5 आपको बताया बैरेक्ट, ये तो आप अवश्य ही लेके जाए। अब एक और बात बताता हूँ आपको, कुछ केस लॉज की कहानी। देखिए लगभग 100-150 आप केस लॉज लिख ले, जो कि आपको लिखने ही पड़ेंगे एक बार। उन केस लॉज को आप 5-4 बार रीड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा केस लॉ कहाँ है, क्योंकि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लगभग केस लॉ ही पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण केस लॉज होते हैं। तो आप ये केस लॉज भी कलेक्ट करें कहीं ना कहीं से, यूट्यूब से भी आपको मिल जाएंगे। तो केस लॉज को कलेक्ट करने की कोशिश करें और एक पेज में लिखें और 5 बार उन्हें रीड कर लें, ताकि एग्जाम में तकलीफ नहीं आए। केस लॉज के क्वेश्चन भी लगभग 8-9 क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो थोड़ा सा अगर आप ये तैयारी करके जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। और अगर केस लॉज आप रीड करके भी नहीं जाएंगे तो भी अगर आप डायरेक्ट रीड करना जानते हैं तो ऐसी दशा में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी एआईबी एग्जाम में। पहले ही प्रयास में आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। सबसे बड़ा इश्यू होता है डायरेक्ट को रीड करना। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे सेक्शन होते हैं इसमें डायरेक्ट में और कैसे क्या होता है। तो देखिए आपके बिल्कुल मेरे बगल में आप देख रहे होंगे आईपीसी का ये डायरेक्ट है, उसके ऊपर लिखा है भारतीय दंड संहिता। आप इसका सेक्शन देखेंगे 1, सो टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, ये सेक्शन 1 है। अब ये कहाँ पे लागू होता है, कहाँ नहीं होता। सेक्शन 2 देखेंगे, भारत के भीतर किए गए अपराधों पर की बात कर रहा है, ये उनके लिए पनिशमेंट की बात कर रहा है। सेक्शन 19 में चलेंगे, न्यायाधीश की परिभाषा दे रखा है। सेक्शन 20 में न्यायालय की परिभाषा दे रखा है। तो यह पूछा जाता है। 302 की अपन बात करेंगे तो 302 में हत्या के लिए दंड की बात की जा रही है, हत्या के प्रयास के लिए दंड की बात 307 में की जा रही है, अटेम्प्ट टू मर्डर। जैसे भी सेक्शन आपके सामने रीड हो रहे होंगे ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अब आपको क्या पूछा जाएगा, 302 में कितना पनिशमेंट दे रखा है, तो आपको 302 खोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी इतनी सी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही प्रयास में एआईबी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जब मैं भी एग्ज़ाम में बैठा था एआईबी की एग्ज़ाम में, तो मुझे भी स्वाभाविक रूप से यही चिंता सता रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो उसके बाद मैं बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं एआईबी के एग्ज़ाम में बैठा था उसके लगभग 1 साल पहले से मैंने किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्ट वगैरह ये कोई खास रीड नहीं किए थे। नॉर्मली कभी हाथ में आया तो मैंने रीड कर लिया, बाकी मैंने कभी डायरेक्ट वगैरह रीड भी नहीं किए। लेकिन ब्रीफ में ये जानता था कि हाँ ये डायरेक्ट है और इसमें सेक्शंस ऐसे देखने हैं, इस प्रकार से मैं सेक्शन देख सकता हूँ। जैसे ही कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया मैंने डायरेक्ट खोला। पर्टिकुलर मुझे ये पता है कि ये इस चीज़ का डायरेक्ट है, तो ये जानना भी जरूरी है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, लो स्टूडेंट, जिन्हें ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ का डायरेक्ट है किसका नहीं है, और उन्हें पढ़ना भी नहीं आता। तो ये तकलीफ उनको होने वाली है।
जिन्हें थोड़ा बहुत भी बैरेक्ट पढ़ना आता हो, समझना आता हो, उनके किसी भी प्रकार की AIB एग्ज़ाम के संबंध में कोई चिंता की बात नहीं है उनके लिए। बेफिक्र रहो, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं उन पे गौर करना। एक दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आप OMR सीट को सही से फिल नहीं करते हैं। उसमें कई बार रोल नंबर तक सही से फिल नहीं होते हैं। 40 नंबर ही आपको प्राप्त करने होते हैं। पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। पूरे जो भी आपकी OMR सीट है उसमें 1 से 100 तक की आपको सारे के सारे क्वेश्चन मार्क करने चाहिए। गोला आपको जो भरना होता है वो सारे पे भरना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बैरेक्ट साथ में ले जाने हैं। बैरेक्ट नहीं होने की दशा में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं, जुडिशरी स्टूडेंट हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एज ए लॉयर भी अगर आप काम कर रहे हैं कोर्ट में, और क्योंकि एज ए लॉयर के रूप में काम करने में 8-10 घंटे तो प्रैक्टिस में बीत जाते हैं और आप इतनी स्टडी नहीं कर पाते, तो ऐसी दशा में थोड़ी क्लियरिटी नहीं होती आपके पास चीज़ों की, तो बैरेक्ट लेके जाए। जुडिशरी के स्टूडेंट हैं वो तो इन चीज़ों को रट देते हैं। बाकी एज ए एडवोकेट के रूप में, या फिर ऐसे बंदे जो कभी कोर्ट में ही उपस्थित नहीं हुए हैं एज ए एडवोकेट के रूप में, तो उनके लिए ये तकलीफ है। तो बैरेक्ट साथ लेके जाए, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए, और जो भी मैंने AIB एग्ज़ाम देने से पहले मेरे जो अनुभव है वो मैंने आपके साथ साझा किए और आपको ये पसंद भी आए होंगे। धन्यवाद।